रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। देखिएगा, हम टैक्सेशन ऑफ सैलरी स्टार्ट कर रहे हैं। दो पार्टीज हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय के बेनिफिट्स की बात की जाएगी, उसके ऊपर किस तरीके से टैक्स लगेगा, इम्पोज होगा, उसको हमने देखना है। इसमें बेसिस ऑफ टैक्सेशन जनाब आपके पास है रिसीट। रिसीट का मतलब है कि सैलरी रिसीव हो गई तो टैक्स लगेगा। इसके मुकाबले में इसके ऑपोजिट होता है एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस क्योंकि सैलरी के मामले में एप्लीकेबल नहीं, वो एप्लीकेबल है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे, या इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे। अभी मैं एक्रूवल की बहस में नहीं जाता, वो जब रेलिवेंट होगा हम उसी वक्त पढ़ेंगे। अभी क्योंकि रेलिवेंट रिसीट है। रिसीट का मतलब है कि कैश मिल जाए तो उसी वक्त टैक्स लगेगा। अगर कोई बंदा अदर दिन कैश सैलरी दे देता है तो फिर क्या किया जाएगा? तो देखें, वो रिसीट के अंदर मजीद तीन चीजों को डिस्कस करता है फर्दर। पहली है कि आपको कैश की फॉर्म में रिसीव होगी, टैक्स लगेगा। दूसरा, आपको चेक या कोई इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ उतनी अमाउंट का जो आपकी सैलरी, टैक्स लगेगा। गैस बीआर की नजर में आपने रिसीव कर ली। या तीसरा ये कि आप उतनी ही अमाउंट का कोई एसेट रिसीव कर लें। समटाइम ऐसे होता है कि कंपनी के पास फंड्स नहीं होते, आपके एम्प्लॉयर के पास, उसके माली मामलात खराब होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने कोई एसेट्स दे देते हैं। जिसकी सैलरी कोई गाड़ी दे के सेटल होती है वो कहते हैं गाड़ी ले जाओ, किसी को कहते हैं बाइक ले जाओ, किसी को कहते हैं लैपटॉप, ये फोन पर कुछ ना कुछ दे के वो मामला करते हैं सेटल। तो वो आपको कुछ भी दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, कैश की फॉर्म में दे रहे हैं, कोई एसेट दे रहे हैं, क्योंकि आपका रिस्क एलिमिनेट हो चुका है। लिहाजा अब एफबीआर यही मानेगा कि आपने सैलरी रिसीव कर ली। अब जब रिसीव कर ली तो इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। फिर दूसरा इसमें डिडक्शंस की बात है। डिडक्शंस आर नॉट अलाउड इन सैलरी। अब बिजनेस के लिए तो बहुत बड़े बड़े खर्चे करने पड़ते हैं पहले जनाब, स्पेंडिंग करनी पड़ती है, पहले पैसा लगाना पड़ता है फिर पैसा आता है। सैलरी में ऐसा नहीं। क्यों? कि सैलरी में जो जिस जगह काम हो रहा है उसका रेंट हम नहीं दे रहे, एम्प्लॉय नहीं दे रहा। उसके यूटिलिटी बिल्स एम्प्लॉय नहीं दे रहा। वहाँ जो लोग बाकी जितने भी लोग हैं स्टाफ मेंबर्स, उनकी सैलरीज वो नहीं दे रहा। मैं एम्प्लॉय बन जाता हूँ, मैं नहीं दे रहा। वहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस का काम होता है, मेरा कंसर्न नहीं, मेरी जेब से खर्चा नहीं होगा। ऑफिस सप्लाईज के जो खर्चे होते हैं वो मेरी जेब से नहीं होंगे। वहाँ पे जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, यानी कि डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, और उसके अलावा आपके बैड डेट्स वगैरह, मेरा कोई कंसर्न नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं डिडक्शंस आर नॉट अलाउड इन सेल। लेकिन यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन भी है, लिखा होना चाहिए एक्सेप्ट डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है, वो एक दो चीजें हैं, उन पे इंशाल्लाह आगे जाके बात होगी। वैसे वो ट्रायल में मैंने उनको डिस्कस किया भी होता है हमेशा। जब भी मैं ट्रायल क्लास कंडक्ट करता हूँ उसमें मैं डिस्कस करता हूँ। अब इससे आगे चलते हैं, असल डिस्कशन वहां से स्टार्ट होगी। आइटम्स और उनके टैक्स ट्रीटमेंट्स। और ये बिल्कुल ऑर्डिनेंस से डिराइव्ड है सारा डेटा, लेकिन वहां पे जरा पढ़ना मुश्किल होता है इनिशियली। बिल्कुल बेसिक लेवल पे कोई बंदा पढ़ने की कोशिश करता है जी, रीड दिस सेक्शन विद फला सब सेक्शन विद फला क्लॉज। तो बंदा जब सेक्शन से सब सेक्शन की तरफ जाता है वो सेक्शन भूल जाता है, सब सेक्शन से क्लॉज की तरफ जाता है। हाँ जी। तो वो जनाब पीछे या तो सेक्शन भूला होता है या सब सेक्शन भूला होता है। तो हमने क्या किया, उसको समराइज कर दिया। अब पे और वेजेस की बात हो रही है। पहले तो याद रखें कि सैलरी टैक्सेबल है कब, जब मंथली बेसिस 50,000 और एनुअल बेसिस पे 600,000 से एक्सीड कर जाए। अभी इसकी रिवीजन की कुछ बातें चल रही है, लेकिन अभी हम क्योंकि टैक्स ईयर 2024 को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसी की रिटर्न हम कर सकते हैं जून तक। अभी सारे रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि पोर्टल ने तो सारी चीजें खुद ही उठानी, ना मैं उसको रेट इनपुट कर सकता हूँ, ना मैं कोई कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं, मैं कि जी अब चेंज होगी तो आप भी चेंज करें, वो नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो आपने कभी भी रेट्स के हवाले से परेशान नहीं होना, कतई। रेट्स, इवन जो लोग सेल टैक्स का काम कर रहे हैं, चीजें हर महीने बाद भी चेंज हो जाती हैं। जिसको मेथोडोलॉजी का पता है, जिसको टैक्स ट्रीटमेंट का पता है, रेट्स उसके लिए मैटर नहीं है। पे और वेजेस फुली टैक्सेबल है। पे और वेजेस में फर्क क्या है वो आप लोग बताएंगे। जल्दी जल्दी, चैट का ऑप्शन मौजूद है, छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों के लिए छोड़ता होता हूँ। लीव पे,
छुट्टियों के पैसे, लीव पे का मतलब यही समझ आता है, लेकिन ये बेसिकली छुट्टियां ना करने के पैसे, जो छुट्टियां आपको ऑफर की जाती है, या मंथली एक या मंथली दो छुट्टियां कर सकते हैं, साल की वो 25 बन रही है, 30 बन रही, अगर वो आप अवेल नहीं करते और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि वो आपको उन छुट्टियों के पैसे देते हैं, लीव इनकैशमेंट देते हैं, तो वो भी पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम होगी। ओवर टाइम पेमेंट, लोग 8 घंटे या 9 घंटे जितने भी काम करते हैं चले जाते हैं, आप 2 घंटे एक्स्ट्रा करें, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना, तो जो मिलेगा वो भी टैक्सेबल, वो चाहे बेस रेट में मिले, विद प्रीमियम मिले, जो भी है। आगे है बोनस, क्योंकि ये चीजें मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा। बोनस, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आपको बोनस मिला, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है सभी को बोनस देना, आपको बोनस मिला, जो भी है वजह, जो भी है, आपको अमाउंट मिल गई ना, तो टैक्स लगेगा। टैक्स लगने का क्या मतलब, वो पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, फिर देखा जाएगा कि वो 50,000 से सारी चीजें मिला के एक्सीड कर रही है या नहीं कर रही है, अगर वो नहीं कर रही तो फिर तो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक पे होती है, फिर उसमें आपके अलाउंसेस होते हैं, आपकी रीइंबर्समेंट्स होती हैं, बहुत सी चीजें शामिल होके फिर आपकी जो है ना वो टैक्सेबिलिटी की बात होती है। कमीशन, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, यूजली सेल्स वालों को अपने टारगेट्स अचीव करते, मीट करते हैं, तो उनको कमीशन मिलता है। कमीशन भी पार्ट ऑफ सैलरी है, पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम, लेकिन इसकी विद होल्डिंग के हवाले से ना जरा तरीकाकार मुख्तलिफ देखने को मिलते हैं। अभी उसकी सही और या गलत होने पे हम बहस नहीं करेंगे, वो जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ लेंगे ना फिर उसको कंक्लूड करेंगे। लेकिन खैर, अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो वो आपकी सैलरी का पार्ट होगा, एम्प्लॉयर से अगर मिल रहा है, लोग उसको बिजनेस इनकम में ले जाते हैं और उसके ऊपर अंडर सेक्शन 233 या 153 का कोई सब सेक्शन क्लॉज वो लगा के अजीब किस्म की खिचड़ी बनाते हैं। जो लोग इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, जिनको अभी नहीं समझ आ रही परेशान ना हो, आप इससे अच्छी इंशाल्लाह डिस्कशन करने की पोजीशन में होंगे जब सीख लेंगे। फी, मैं किसी जगह एज ए टीचर जॉब करता हूँ, लेट से जी किसी हम कॉलेज में, सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट, वहाँ पे जनाब इलेक्शंस में भी ड्यूटियां लग जाती हैं, पेपर चेक करने के लिए भी मिल जाते हैं, कभी इन्विजिलेटर बना दिया जाता है, कभी कहीं कभी कहीं, तो उन चीज़ों की अलग फी दी जाती है। जो आपकी कोर एक्टिविटी है ना जिसके लिए आपको हायर किया गया, तो उससे अलग आपसे, उससे हट के कोई आपसे काम लिया जा रहा है, उसकी आपको जो फी पे की जाएगी वो भी क्योंकि एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है, पार्ट ऑफ सैलरी या पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम ही होगी। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, डेंजरस वर्किंग कंडीशंस में काम करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है पुलिस वालों को, फोर्सेस के जो जवान हैं उनको। उसके अलावा टेक्सटाइल वाले भी ये करते हैं, क्योंकि उसके लिए लेबर ज़रा मुश्किल मिलती है, वो सख्त काम है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, जहाँ पे काम करना ज़रा मुश्किल है, लोग नहीं मिलते। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे आ रही हैं, अलाउंसेस एंड रीइंबर्समेंट्स। तो पहले हम तमाम कैश अलाउंसेस की बात कर लेते हैं, अदर देन मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, सबने सुन रखा है, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं, वो एक सेपरेट हमने टॉपिक रखा हुआ है, इसलिए मैंने उसको निकाल दी। अभी हम सिर्फ कैश अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, और यूजुअली कैश अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि अलाउंस कहते किसको, व्हाट इज मेंट बाय अलाउंस। है नहीं, कोई दोस्त बताना चाहता हूँ, इतनी खामोश क्लास, यकीन करें मैं बड़े अरसे बाद देख रहा हूँ आज, बहुत अरसे बाद, इतनी खामोश, कोई रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। इतनी देर में 20 बातें जो है ना वो चल चुकी होती हैं, कोई सवाल आ रहा होता है, कोई मेरे सवाल का जवाब दिया जा रहा होता है। आज चैट में सिर्फ एक हमारे जफर भाई हैं जिन्होंने कहा था विजिबल, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी विजिबल नहीं। अभी मेरी पिछली क्लास में गलती से मेरा हाथ लग गया जी लॉक मीटिंग में। तो लॉक मीटिंग में ये होता है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते पार्टिसिपेंट, इवन चैट भी नहीं कर सकते, फिर जो क्लास से एक दफ़ा निकल गया वो दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर सकता।
तो उतनी देर में सिर्फ 2 मिनट मेरा ख्याल है मीटिंग लॉक रही होगी। वो 10 बंदों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए, सर मीटिंग लॉक है, चैट का ऑप्शन जो है ना वो काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से क्लास तभी क्लास होती है जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स होता है। खैर जी, अलाउंसेस हैं हमारे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का क्या मतलब है कि बेनिफिट्स को डिफाइन कर दिया गया कि फलां चीज की आपको इतनी एक लिमिट दे दी जाती है कि फ्यूल अलाउंस इतना इन टर्म्स ऑफ लीटर या इन टर्म्स ऑफ रुपीज, हाउस रेंट अलाउंस इतना 50,000 पर मंथ, मोबाइल अलाउंस 10,000 रुपये पर मंथ, एजुकेशनल अलाउंस 15,000 पर मंथ। इस तरह बहुत से आपको अलाउंसेस दे दिए जाएंगे। अब क्या आप उस लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। 20,000 रुपये आपका फ्यूल अलाउंस, आप 30,000 रुपये का डलवाएं, लेकिन वो 10,000 रुपये आप अपनी जेब से डलवाएं। ये 20,000 रुपये तो आपकी कंपनी आपको दे रही है ना, आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इतनी है। अगर अब लोग पूछते हैं, अगर हम इस लिमिट को ही टच ना करें, इससे नीचे नीचे रहे, तो ठीक है, जितने पैसे आ रहे हैं आपकी जेब में जाएंगे। क्योंकि अलाउंस की नेचर ये है कि ये पार्ट ऑफ सैलरी होता है, प्री डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड होता है, मंथली बेसिस पे आपको मिलता है। अब इसमें जरूरी नहीं कि आप उसको कंज्यूम करें या ना करें, यूज करें या ना करें। दिस इज टोटली अप टू यू। तो यूजली ये फुली टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर कोई अलाउंस आपको मिल रहा है टू मीट ऑफिशियल ड्यूटी सोनली, आपको इसलिए मिल रहा है कि आपने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तो फिर टैक्सेबल नहीं होता। क्या मतलब? मुझे मोबाइल अलाउंस इसलिए मिल रहा है कि मैंने उस पर कोई अपनी पर्सनल कॉल्स नहीं करनी, मैंने जनाब अपनी ऑफिशियल कॉल्स करनी, और फोन रखना है ऑफिस और घर चले जाना है। सुबह आना है, फोन पकड़ना है, कॉल्स करना शुरू करनी है, ये मेरा पर्पज है। अब उसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। जब तक एम्प्लॉय बेनिफिशियरी नहीं होगा तो उसके तो किसी भी चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जब जाती तौर पे पर्सनल कैपेसिटी में उसको कोई बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा होता है तो फिर टैक्सेबल। दोबारा पढ़ लें, ऑल कैश अलाउंसेस आर फुली टैक्सेबल, हाउ एवर अलाउंसेस पेड टू मीट ऑफिशियल ड्यूटी आर नॉट टैक्सेबल। समझ गए ना? इसी तरह रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट क्या मतलब? कोई खर्चा कर लिया और खर्चा करने के बाद उसके पैसे आपको दे दिए। एक दफा खर्चा आपने अपनी जेब से किया, उसके बाद आपको पेमेंट कर दी, आपने बिल्स प्रेजेंट किए, आपको पेमेंट हो गई। अब रीइंबर्समेंट में भी यही होता है कि अगर तो वो एक्सपेंस आपका पर्सनल था तो ट्रीटमेंट और, अगर ऑफिशियल था तो बात और है। मैं ऑफिशियल मीटिंग मैंने कोई अटेंड की, आउट ऑफ सिटी जाके तमाम खर्चे अपनी जेब से किए, वो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मेरी, मेरे एम्प्लॉयर की, मेरी कंपनी की। लेकिन मैंने वो खर्चे अपनी जेब से किए। अब वो खर्चे मुझे वापस मिल जाएं, पे बैक कर दिए जाएं, तो ये सिंपल सेटलमेंट ऑफ लॉन होगी ना। लेकिन अगर मैं पर्सनल टूर पे गया था फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और जितने भी खर्चे हुए मैंने बिल्स प्रेजेंट किए, उसमें से जो भी अमाउंट मुझे पे बैक की गई, रीइंबर्स की गई, वो टैक्सेबल होगी। Expenditure reimbursements are fully taxable. However, expenses reimbursed to meet official duty are not taxable. ठीक है, क्लियर हो? अब सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मजीद थ्योरेटिकल है, जिनमें आपने बोर होना है, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, फिर जरा मजा आएगा। अमाउंट पेड टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। अच्छा, मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम है, वो मैं फिर बता दूं कि किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना नहीं मिले। रिस्पॉन्स नेगेटिव भी आता रहे ना तो बंदा थोड़ा सा चार्ज होता है। नेगेटिव में मतलब ये होता है कि सर नहीं समझ आ रहा, सर ये क्या है, सर प्लीज री एक्सप्लेन, तो बंदा थोड़ा बूस्ट होता है। मैं वो आदमी जो जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा एक्टिव रहेगा। एक्टिविटी के साथ ही बंदा एक्टिव होता है। अगर एक्टिविटी नहीं है तो फिर बंदा थोड़ा थोड़ा बोर भी होना शुरू हो जाता है। क्या करें इंसान। अमाउंट पेड टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। आपको कोई अमाउंट पे की जा रही है, इसलिए आप एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मैं किसी जगह जॉब कर रहा था, बैठे बिठाए किसी और जगह से ऑफर आ गया। एबीसी लिमिटेड में कर रहा था, एक्सवाइजी लिमिटेड से जॉब की कॉल आ गई, वो मुझे बुला रहे हैं। मैं इन डिमांड आदमी हूँ। जितनी सैलरी मैं ले रहा था उससे 1.5x या 1.5 टाइम ज्यादा दे रहे हैं।
मैंने बोला जी मैं नहीं आता। उन्होंने फिर मुझे एक दो और बेनिफिट्स का बोला, मैंने फिर भी बोला मैं नहीं आता। फिर उन्होंने एक बड़ी अमाउंट, लमसम अमाउंट मुझे एज अ गिफ्ट, एज अ साइनिंग अमाउंट ऑफर की। वो अमाउंट कुछ भी हो सकती है, 1 मिलियन हो सकती है, 1.5 मिलियन हो सकती है, 0.5 मिलियन हो सकती है, कुछ भी। वो उन्होंने मुझे ऑफर की और मैंने कहा ठीक है जी मैं आ रहा हूँ। अब मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब वो जो अमाउंट मैंने ली थी ना एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में आने के लिए, वो भी फुली टैक्सेबल। ठीक है जी। फिर कहते नहीं अमाउंट पेड टू फुलफिल एनी कंडीशंस टू एम्प्लॉयमेंट। आपके ऊपर कोई कंडीशन इंपोज की जा रही है कि भाईजान ये काम करें, फिर आपको कुछ पैसे देते हैं एडिशनल अदर देन सैलरी। कंडीशन क्या हो सकती है? जाहिर सी बात है कोई ऐसी कंडीशन होगी ना जो मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है और मेरे एम्प्लॉयर के लिए फेवरेबल है, तो फिर ही वो मुझे पैसे देगा ना। कंडीशन ये हो सकती है कि मैं फर्स्ट शिफ्ट में हम काम करते थे मॉर्निंग में, उन्होंने बोला जी आप इवनिंग में या नाइट वाली शिफ्ट में। सैलरी कितनी? सैलरी उतनी या थोड़ी सी बढ़ाएंगे, सैलरी से मुझे कन्विंस नहीं कर पाए। फिर उन्होंने बोला यार आपको ना इतनी अमाउंट लमसम हम देंगे, और वो कोई लॉन नहीं, वो सिर्फ गिफ्ट है। कंडीशन कुछ और भी हो सकती है। मैं लाहौर में हूँ, मुझे लाहौर से बोलते हैं कराची चले जाएं, कराची वाले ऑफिस कराची में वो बोलते हैं आप दोहा चले जाएं। इसी तरह कुछ भी हो सकता है। अब वो कंडीशन जो कि पूरी करना मेरे लिए मुश्किल है और मैं उसके लिए कुछ डिमांड करता हूँ और वो मुझे पे करते हैं, तो वो अमाउंट भी पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक है जी। अब आगे बात आ रही है अमाउंट पेड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम आज पढ़ेंगे गोल्डन हैंडशेक रिसीट्स। गोल्डन हैंडशेक क्या है यार? इसका मतलब तो बता ही दे कोई बंदा। गोल्डन शेक हैंड भी बोलते हैं इसको कुछ लोग इसको गोल्डन हैंडशेक भी बोलते हैं। आप लोग बता ही दें। ओ, मेरे दोस्तों के जवाब आ रहे हैं जी, बहुत नवाजिश जी, शुक्रिया। मैं उतनी देर क्या करता हूँ, आपके साथ पोर्टल की तैयारी करता हूँ शेयर करने की स्क्रीन। उसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट भी करना होता है, तो उसमें पहले भी कोई ना कोई वर्किंग मौजूद होती है, उसको रिमूव करना होता है। उतनी देर आप लोग बताएंगे गोल्डन हैंडशेक किसको बोलते हैं? चेक कर लीजिए। जी काफी कुछ मौजूद है। लेट मी रिमूव। और दो लोगों का रिस्पॉन्स आया भी है। दिस इज प्रेटी गुड। गोल्डन हैंडशेक क्या रिस्पॉन्स आया जी, वो भी देख लेते हैं, लोग बोर ना होने चाहिए मुझे। रिटायरमेंट पे हैवी चार्जेस, कैश अवार्ड गिवन ऑन प्री मैच्योर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। रिटायरमेंट दोनों लोगों ने सही बताया। वक्त से पहले रिटायरमेंट हो रही है तो यकीनन वो आपको कुछ ना कुछ दे के खुश करके भेजेंगे, वरना आपके पास बड़े इख्तियारात हैं परमानेंट जॉब की। और यूजली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, प्राइवेट में तो क्या है जी, वो कह दें 1 महीना आपके पास, उसके बाद आपकी जरूरत नहीं, आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जहाँ पे खतरा होता है कि एम्प्लॉय जाएगा कोर्ट कचहरी, दरवाजा खटखटाएगा और एम्प्लॉयर के लिए परेशानी बनेगी, तो वहीं पे कुछ ना कुछ बॉदर किया जाता है, अदरवाइज कहाँ करते हैं। ठीक है। और वहां पे आपको फिर जो वो बड़ी अमाउंट मिलती है ना एम्प्लॉई को, ये यूजली कब मिलती है? जब एम्प्लॉई अप टू द स्टैंडर्ड या मार्क नहीं होता, बेंच मार्क नहीं होता, उसमें पूरा नहीं उतर रहा या आउटडेटेड हो चुका है, उनको अपडेटेड बंदे चाहिए। ये बंदा है पुराने खातों पे अकाउंट्स बनाने वाला, उनको चाहिए सैप पे काम करने वाला, उनको पता है ये
इस साहब को हम ट्रेन भी करेंगे तो 2 से 3 साल लग जाएंगे, हमें बंदा चाहिए इमीडिएटली। तो वो कहते हैं जी ये आप गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट पकड़ें, अपने जो फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं उनको सरेंडर करें और घर जाएं। अब वो जाहिर सी बात जब अट्रैक्टिव होती है तो बंदा फिर लेता है, या मजबूरी होती है, उसको पता है इन्होंने किसी ना किसी तरीके से मुझे साइडलाइन कर ही देना है, तो मैं फिलहाल इज्जत इसी में कि मैं ये लेके चलता मन। तो वो जो अमाउंट लेके जब वो जाएगा, जाहिर सी बात है फिर टैक्स का सवाल वजूद में आएगा। फिर ही मसला शुरू होगा ना टैक्स का, इसने कितना टैक्स देना है कितना नहीं देना। अब अगर तो वो गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट लेता है और उसको नॉर्मली ट्रीट करता है, अब देखिएगा मैं करने लगा। नॉर्मली ट्रीट करने का मतलब ये है कि वो उसको पार्ट ऑफ सैलरी बनाता है। अब मैं कहता हूँ 15 लाख रुपए उसकी पूरे साल की सैलरी थी, पूरे साल की 1.5 मिलियन, मैंने पूरी टैक्सेबल सैलरी एक ही जगह लिख दी। अभी क्योंकि मैंने अलाउंसेज रीइंबर्समेंट्स, अभी इसमें अलाउंस में मेडिकल अलाउंस बाकी है, उससे रिलेटेड दूसरे बेनिफिट्स बाकी हैं, रीइंबर्समेंट में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, और परक्विजिट्स का पूरा टॉपिक बाकी है। अभी क्योंकि ये चीजें हमने डिस्कस की नहीं, इसलिए मैं पूरी टैक्सेबल सैलरी एक ही जगह लिख रहा हूँ। आने वाले वक्तों में आपको समझ आ जाएगी ये सारी चीजों का डिफरेंस। 1.5 मिलियन सैलरी है और 5.5 मिलियन गोल्डन हैंड। देख रहे हैं आप टोटल कितना है, 7 मिलियन, 70 लाख रुपए। अब इसके दो तरीके मैं दोबारा वापस आपको लेके जाता हूँ। एक है नॉर्मल वे ऑफ कैलकुलेशन, आप इसको नॉर्मली ट्रीट करें जैसे सैलरी वाले, सैलरी वाले रेट्स इसके ऊपर लगाएं, इसको सेपरेट ब्लॉक ना बनाएं। तो फिर क्या होगा, फिर इसके ऊपर अमाउंट टैक्स की आएगी ज्यादा। कंप्यूटेशन पे आ जाए, हुई टैक्स क्रेडिट मौजूद है, लेट मी रिमूव। ये देखिएगा 14,45,000 रुपये, 70 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स बन रहा है, 14,45,000। टैक्स रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, टैक्स कार्ड आप लोग खुद चेक करने की कोशिश कीजिएगा कि किन बेसिस पे ये कैलकुलेशन हुई। ना समझ आए मुझसे पूछिएगा, मैंने ट्रायल में डिस्कस किया था टैक्स कार्ड, उसको देखिएगा। अब 14,45,000 रुपये बहुत ज्यादा अमाउंट ही, आप यूं कह लें कि तकरीबन तकरीबन 1/4 या 1/5 अमाउंट आप टैक्स में दे रहे हैं, जितनी भी आपकी इनकम। तो ये तो मुश्किल है, अप्रोक्सीमेटली 20%। तो इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है, इसको अवॉइड करने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं जी, सेपरेट ब्लॉक या एवरेज रेट मेथड। क्या बोलते हैं जी, एवरेज रेट मेथड। एवरेज रेट का क्या मतलब, कि पिछले 3 साल की एवरेज ले ली जाए। पिछले 3 सालों में आपने, क्योंकि सैलरी के रेट्स कम होते हैं, एक बंदा जिसकी सैलरी 10, 12, 11, 15 इसकी एवरेज में रही है, 12 लाख से नीचे हो तो रेट ही बहुत कम होता है। मैं कहता हूँ जी सपोज इसी साल मेरी सैलरी बहुत बड़ी, 15 लाख होगी, वरना पिछले सालों में मेरी सैलरी कम थी और उसके ऊपर रेट भी कम था। सपोज कर रहा हूँ, तो फिर ही फायदा मिलेगा ना पिछले सालों में अगर रेट कम रहा हो। समटाइम ऐसे होता है कि प्रीवियस जो 2-3 ईयर्स होते हैं उनमें रेट ज्यादा होता है और करंट ईयर में रेट कम होता है, तो फिर चांस कम है कि आपको इस दफा फायदा मिलेगा। अगर प्रीवियस ईयर्स में रेट कम रहा है ना तो फिर आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन एक फॉर्मूला होता है A/B इसका, एवरेज लेने का। ए है पिछले 3 साल की टैक्स लाइबिलिटी जो आपने पे की है, टैक्स पेड फॉर लास्ट 3 टैक्स ईयर्स। और बी क्या है, लास्ट 3 ईयर्स की टैक्सेबल इनकम। आप पिछले 3 सालों में पे किए हुए टैक्स को डिवाइड कर दें पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम के साथ, तो आपका एवरेज रेट निकल आए। अब उस एवरेज रेट को आपने यूज कैसे करना है, ये है साइंस। सैलरी में है, डिवाइड एंड रूल के अकॉर्डिंग काम करें, सैलरी को अलग रहने दें। कंपटीशन में है, गौर कीजिए, 52,500 इसके ऊपर टैक्स है। अब गोल्डन हैंडशेक तो है ही नहीं, आप कहेंगे ये क्या हुआ, आपने तो उड़ा ही दिया, आप तो एवेजन कर रहे हैं, टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं, हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, 1 मिनट से दीजिएगा, मैं लिख लूँ।
चले, ओके, देख लिया आपने 52,500, बस ठीक है। अब हमने क्या करना है, एवरेज रेट की तरफ जाना है। ये गौर कीजिएगा, फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट और रिड्यूस्ड टैक्स। अब इनको हमने अलग अलग कर दिया। कंट्रोल F करते हैं, सेक्शन 12 करते हैं, सब सेक्शन 6 करते हैं, आ गया। अब अमाउंट लिखेंगे, क्या थी अमाउंट, गोल्डन हैंडशेक 5.5 मिलियन, और रेट लेते हैं हम 16%, अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा मैंने ज्यादा लिया है ताकि बहुत ज्यादा फर्क ना आए, आपको बिल्कुल अनरियल ना लगे, थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगना चाहिए। 880,000 रुपीज टैक्स, ये है गोल्डन हैंडशेक के ऊपर। किसके ऊपर, गोल्डन हैंडशेक के ऊपर। आप जरा गौर कीजिएगा, ये क्या करें, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 चार्जेबल टू टैक्स एट एवरेज रेट, अमाउंट लिख दी। यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स 0 to 100%। यहाँ पे आपने रेट लिख दिया, कैलकुलेट किया, इसके ऊपर 880,000 का टैक्स आ गया। अब सैलरी का टैक्स भी था 52,500, ये दोनों हो जाएंगे क्लब, इकट्ठे हो जाएंगे। इनके इकट्ठा होने के बाद आप चेक करेंगे कि इसके ऊपर 932,500 रुपीज का टैक्स आ रहा है। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है उसके मुकाबले में, 1445,000 जो आ रहा है, 14,45,000। तो आपको फायदा मिल रहा है। अगर आपको फायदा मिल रहा हो, आपको अडॉप्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर्स में टैक्स का रेट जो है, हाँ जी, कम रहा तो फायदा है या ज्यादा रहा तो फायदा है। अब चले, वैसे मैंने पहले बताया था, अब एक दफा आपसे पूछते हैं, प्रीवियस ईयर्स का जो रेट है वो ज्यादा था तो मुझे करंट ईयर में फायदा मिलेगा, या कम था तो मुझे करंट ईयर में फायदा मिलेगा। अभी थोड़ा सा आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताना है कि ज्यादा में फायदा है, प्रीवियस ईयर्स के रेट ज्यादा होने में फायदा है या कम होने में फायदा है। फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन है उसकी तरफ आएंगे और आज के टॉपिक को कर देंगे कंक्लूड, ठीक है। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब अभी तक पेंडिंग है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। Mr. Armashi is an employee of XYZ Limited. He has provided you with the following details for tax year 2021. His basic salary is rupees 80,000 per month. बेसिक आ गई। अब अलाउंसेस आ रहे हैं, उसमें पहला है डेयरनेस अलाउंस, इसको लोग बोलते हैं महंगाई अलाउंस। हमारी जो सैलरी बढ़ती है ना 5, 10, 8% एनुअल बेसिस पे, वो कोई हमारी मेहनत का समर नहीं होती। ये जो बजट में भी अनाउंस की जाती है, ये बेसिकली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हमें सेफ गार्ड करने के लिए, बचाने के लिए हमारी सैलरी बढ़ाई जाती है। कि महंगाई 8, 10, 12% हर साल बढ़ती है तो चलो सैलरी बढ़ा दो। तो ये डेयरनेस अलाउंस, महंगाई से ताकि आप मुतासिर ना हो इसलिए आपको अलाउंस दिया जा रहा है। यूजली ये बेसिक का पार्ट होता है, लेकिन अगर कहीं पे अलग से मेंशन्ड है तो आपने इसको बेसिक का पार्ट ही बना के चलना है। एंड हाउस रेंट अलाउंस इज 7,000 पर मंथ। ही रिटायर्ड ऑन April 30, 2021। अब टैक्स ईयर क्लोज होता है जून में। एक बंदा अप्रैल में जब रिटायर हुआ ना, तो इसका मतलब है कि मई और जून की सैलरी उसने रिसीव नहीं की, तो 10 मंथ्स की कैलकुलेशन होगी सैलरी की। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट अमाउंट टू रुपीज 1950,000। डिटेल्स ऑफ प्रीसीडिंग 4 years टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज एज फॉलोज। अब ये 4 साल की डिटेल्स गिवन है, हमारे लिए रेलेवेंट है 3 years की, हमने कंफ्यूज नहीं। अब कैलकुलेट क्या करना है, ये उसकी डिमांड है हमसे, इनकम और लायबिलिटी कैलकुलेट करनी। पहला मेथड है नॉर्मल वे ऑफ कैलकुलेशन, दूसरा है सेपरेट ब्लॉक या एवरेज रेट। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक 80 × 10, क्योंकि 10 मंथ्स की। इसी तरह अलाउंसेस में करेंगे 5 × 10, 7 × 10, ठीक है, 50 और 70। गोल्डन हैंडशेक को देखेंगे 1950 आ गया, ठीक है जी, वो पूरा ले लेना। और आपकी टैक्सेबल इनकम बन गई 2870। अगर इसको हम पोर्टल पे परफॉर्म करना चाहें तो कुछ मुश्किल है, कुछ भी नहीं मुश्किल। लेकिन एक काम करें, पहले इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव।
अब आपने क्या करना है, सैलरी में है, बेसिक कितनी, 800,000, अलाउंसेस, हाउस रेंट और डेयरनेस, दोनों को सम अप किया जाए ना, 70,000 प्लस 50,000 तो 120,000 बनता है। ठीक हो गया, गोल्डन हैंडशेक 1950, कैलकुलेट करेंगे, 2870 आ गया, कंप्यूटेशंस में आते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, सैलरी वाले रेट्स, ठीक है जी, इसको हम फॉलो करेंगे, 2.4 से 3.6 मिलियन के दरमियान है। 2.4 मिलियन तक तो पता चल गया 165,000, जो एक्सीडिंग अमाउंट है ना, 2870 है ना टोटल हमारा, एक्सीडिंग अमाउंट है 470, उसके ऊपर 22.5% लग जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने हिंट दे दिया आपको, लेकिन आपने खुद भी एक दफा ट्राई करना है घर में। ये बेसिकली असाइनमेंट क्वेश्चन था जो मैं खुद ही करवा रहा हूँ। तो इसका टैक्स चार्जेबल आएगा 270,750, हम वहां पे लिख देते हैं, लेकिन आपने खुद ट्राई जरूर करना है। आगे है जी सेपरेट ब्लॉक या एवरेज रेट। उसमें हम क्या करेंगे, ये सैलरी और इसके इंग्रेडिएंट्स, कंपोनेंट्स, कंटेंट जो भी आप बोले, उनको अलग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे गोल्डन हैंडशेक इसके साथ नहीं, टोटल सैलरी आ गई आपकी, इसके ऊपर रेट लगेगा 2.5% का, 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट है एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर रेट लगेगा 0.025, 8,000। गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट 1950,000 है। टैक्स इसके ऊपर कैसे कैलकुलेट होगा, A/B से। आप देखें, ये हमारा ए है, पिछले 3 साल की जो जनाब टैक्स पेमेंट्स हैं, और ये हमारी पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम, 2018, 2019, 2020, हम 21 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने देखा भी था। तो इसकी जब हम एवरेज लेते हैं ना पिछले 3 साल की, देखें उधर जाके जरा चेक कीजिए, ये जरा और, तो ये बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके चेक करें, 7.95%। ठीक है, आप सब लोग पढ़े लिखे इसलिए मैं कर नहीं रहा, 0.0795 का मतलब भी 7.95। अब 1950 आपकी गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट है, इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर दें इस रेट के साथ, तो आपका टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक आ जाएगा, GHS। अब टोटल टैक्स पेबल इस केस में क्या है, इसका टैक्स प्लस सैलरी का टैक्स। अब आप कंपेयर कर लें कि दोनों केसेस में कितना फर्क है, इस जगह आपको इतना टैक्स पे करना पड़ना, और अब इतना, तो 107,546 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि क्लियरली मटेरियल है, और आपकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट जरूर करेगा। अब वही काम जो हमने उधर किया, लगे हाथों इधर भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, गोल्डन हैंडशेक को यहाँ से उड़ा देना है, और कहाँ पे ले आना है, ठीक है ना, हाँ ठीक। और रेट जो है वो हम जनाब इधर से लेके आएंगे, लेकिन इधर हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करके लिखना पड़ता है, जो पोर्टल है ना उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके हमें लिखना पड़ता है, तो ये मैं पूरा यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब चेक करते हैं, लेट्स डू इट। 155,204, और सैलरी का जो टैक्स था वो था आप 8,000, देखिए जी 8,000 प्लस 155,204 टोटल हो गए 163,204 रुपीज। जो हमने किया था वो भी यही था, अगर मैं दोबारा इसको ऐसे ही कर, ठीक है जी, 163,204। ले जी, आज का था ये लेक्चर, इसके हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है?
मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं, या फिर कल की क्लास में स्टार्ट में आए, 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखते हैं, उसमें भी बात हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं इससे ज्यादा भी करवा सकता, लेकिन जुल्म हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी है जो आप डाइजेस्ट भी कर सकें, एब्जॉर्ब भी कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फी अमान।